प्यारे छात्रों, निश्चित समाकलन की एक नई कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग पिछले कक्षा में निश्चित समाकलन को योगफल की सीमा के रूप में और फलन के प्रति अवकलज के अंत बिंदुओं पर उस अंतर के डिफरेंस के रूप में हमने निश्चित समाकलन को देखा था। निश्चित समाकलन यदि निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन हमारा प्राप्त हो जाता है तो हम निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन निकाल करके उसमें x की जगह पे अपर लिमिट रखते हैं फलन के मान में, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट हम रखते हैं और फिर इन दोनों वैल्यूज का आपस में डिफरेंस कर देते हैं। यह फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मान मिल जाता है, निश्चित समाकलन का मान हमें प्राप्त हो जाता है। बहुत से क्वेश्चन निरीक्षण विधि पर आधारित होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्ट सूत्रों पर रख करके हल हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट सूत्र पर न होकर के प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम समाकलन उसका निकालते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन हम लोगों ने सीखा है अनिश्चित समाकलन के अध्याय के अंतर्गत। हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन देखेंगे कि हम किन स्टेप्स में हम प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को हल करते हैं। जिसमें पहला ये है कि यदि हमें फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मान प्रतिस्थापन द्वारा हल करना है, निश्चित समाकलन का मान प्रतिस्थापन द्वारा निकालना है, तो नंबर 1 हम ये करते हैं कि हम y बराबर एफ एक्स या x बराबर जी वाई मान करके समाकलन उस रूप में बदल देते हैं जिसमें समाकलन हमारा मानक रूप में आ जाता है या उस रूप में आ जाता है जिस रूप में समाकलन के सूत्र हमें ज्ञात होते हैं। बच्चों, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हम चर की व्याख्या नहीं करते हैं। हम जो प्रतिस्थापन किए हैं उसका अलग से कोई व्याख्या न करके नए समस्या को नए चर के सापेक्ष समाकलन निकाल देते हैं। जो स्वतंत्र चर हमने नया लिया है उसी में हम क्वेश्चन को हल कर दिए। क्वेश्चन को हल करके समाकलन को हमने प्राप्त कर लिया है। फिर तीसरे स्टेप में हम करते ये हैं कि नए चर को पुराने चर से बदल देते हैं, अर्थात टी में जो हमारा समाकलन आया हुआ है उसको फिर हम x में बदल देंगे। तब x की लिमिट तो हमारी क्वेश्चन में दी गई है, समाकलन का मान आ गया x में। अब निश्चित समाकलन का जो मान होगा वह समाकलन के मान में x की जगह पे अपर लिमिट रख दें, एक वैल्यू प्राप्त होगी। फिर x की जगह पे हम लोअर लिमिट रख दें, दूसरी वैल्यू हमें प्राप्त होगी। उन दोनों वैल्यूज का हम डिफरेंस कर लें। इस तरह से फलन के उच्च सीमा मान से निम्न सीमा मान का अंतर ज्ञात कर लेंगे जो दिए गए फलन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन का मान होगा। यदि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस एग्जाम्पल के द्वारा हम क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन निकालने का प्रयास करते हैं, हम देखेंगे कि यदि फ्रॉम 0 to 4 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ये हमारा क्वेश्चन है। हम प्रतिस्थापन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। क्यों? क्योंकि हर का अवकलन अंश में छिपा हुआ है तो हम हर को t मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यदि हम t माने तो 2x dx बराबर हमारा dt हो जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन बदल जाएगा। x dx की जगह पे 1/2 dt लिख देंगे तथा x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे हमने d लिखा। जो लिमिट है उसको हम दो तरह से हल कर सकते हैं। या हम पहला मेथड बता लें, पहले के बाद जब हम दूसरा मेथड बताएंगे तो वहां भी हम देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने प्रतिस्थापित कर दिया
लॉग टी हमें मिल गया, प्लस एक अचर हम जोड़ेंगे, यह बराबर हो गया 1/2 लॉग टी की जगह पर मान रख दिया x स्क्वायर प्लस 1, हमने मान रख दिया x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या कहा था कि पहले स्टेप में हम प्रतिस्थापन करते हैं, दूसरे स्टेप में हम चरों की व्याख्या न करके जिस चर में दिया हुआ है उस चर में हम समाकलन निकाल देते हैं, तीसरे स्टेप में हम टी में जो हमारा समाकलन आया उसे मूल चर में हम बदल देते हैं, चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, चूंकि हमारा जो समाकलन है वह उत्तर हमारा x स्क्वायर में आ गया, अब हम क्या करेंगे कि लिमिट रखेंगे 0 to 4, चूंकि x में यह लिमिट दी गई है 0 to 4, हमने मान रखा और उसके बाद हम एक बार x की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे 4 रखेंगे, तो 4 का वर्ग 16 प्लस 1 यह हो जाएगा 17 माइनस एक बार x की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे 0 प्लस 1 बराबर 1 log 1 प्लस एक कांस्टेंट c, यह बराबर हो जाएगा log 1 का मान 0 होता है तो इसका मान आ जाएगा 1/2 log 17 प्लस c। यह एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग समाकलन के क्वेश्चन को हल किए हैं बिना चर को बदले। प्यारे छात्रों, हम लोगों ने समाकलन निश्चित समाकलन का मान प्रतिस्थापन विधि से निकाल करके हमने एक तरीके से दिखा दिया है। इसमें हमने चर को ही बदला है, उसकी लिमिट को हमने नहीं छेड़ा है। दूसरा भी तरीका इसमें होता है जिसमें यदि हम x को t में बदल देते हैं तो फिर एक t को x में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, हम x की लिमिट भी t की लिमिट के रूप में बदल देते हैं। जब हमने माना x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t और हम लिखे कि जब x का मान 0 है उस समय t का मान क्या होगा, और जब x का मान 4 है उस समय t का मान क्या होगा। यदि x का मान 0 रख देते हैं तो t का मान 1 आता है, x का मान यदि 4 रख देते हैं तो t का मान 17 आ जाता है, यह आ जाएगा 1 और 17। जो हमारा क्वेश्चन है, यह जो क्वेश्चन है यह इस रूप में बदल जाएगा, लेकिन लिमिट 0 to 4 की जगह पे 1 to 17 हो जाएगी और dt अपान t हम लिख दें, dt अपान t लिख दें। अब 1 अपान t का t के सापेक्ष समाकलन होता है log t प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दें c, चूंकि t की लिमिट 1 to 17 है तो हम 1 to 17 लिमिट लिख लेते हैं। एक बार t पर हम अपर लिमिट लगाएं, यह मिलेगा log 17, एक बार t का मान हम लोअर लिमिट पर निकालें, log t का मान यह होगा log 1 प्लस एक कांस्टेंट c, इसका मान हो जाएगा log 17 प्लस c और इसका मान होता है log 1 का मान 0। यहाँ एक चीज ये 1/, जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो 1/2 भी यहाँ पर हमें मिलेगा, 1/2। हमने देखा दोनों विधियों में मूल अंतर है। मूल अंतर ये है कि इसमें हम बिना लिमिट को छेड़े सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फिर मूल चर में लाते हैं, फिर मूल चर की लिमिट लिख देते हैं और उसको हल करते हैं। इस मेथड में हमने जब चर को बदल दिया तो इस चर के सापेक्ष नए हमने लिमिट्स भी डिफाइन कर दिया, तो फिर हमें उसी नए चर पर ही हम निश्चित समाकलन का मान निकाल लेते हैं। प्यारे छात्रों, एक और एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। यह क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर dx। हम लोगों को समाकलन निकालना, उसके बाद फिर निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है। समाकलन निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चनों में हमने कहा था कि हम त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करते हैं, अर्थात बीजीय फलन को पहले त्रिकोणमितीय फलन में
कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि जो हमारा प्रोसीजर है वह आसान हो जाता है। यहाँ हमने प्रतिस्थापन किया x बराबर tan थीटा हमने रख दिया, तो dx का मान हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। यह हम लिमिट बदल सकते हैं, जब x का मान 0 है तो थीटा का मान क्या होगा, और जब x का मान 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। x का मान 0 रखें, tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर भी 0 होगा। जब x का मान 1 है, tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या हुआ, π/4। अर्थात यह प्रतिस्थापित होने के बाद इसकी लिमिट हो गई 0 to π/4 साइन इनवर्स 2x की जगह पे tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह पे हमने रखा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह होता है sin 2 थीटा का सूत्र। अर्थात हमारा क्वेश्चन इसमें बदल जाएगा sin इनवर्स sin 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यह बराबर होगा 0 to π/4 sin इनवर्स sin एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करेंगे, मिलेगा 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। यहाँ हम थीटा को पहला और sec स्क्वायर थीटा को हम दूसरा फलन मान के अब खंडशः समाकलन के सूत्र से इसका हम मान निकालेंगे। यह बराबर होगा 2, खंडशः समाकलन हमारा कहता है कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन के गुणनफल का फिर समाकलन हम निकालते हैं। यह बराबर हो गया पहला फलन इंटू sec स्क्वायर थीटा tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4। अब देखिए पहले का अवकलन होगा 1 और दूसरे का समाकलन होगा tan थीटा d थीटा। ठीक है, यदि हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का समाकलन होता है log माइनस में log cos x और यहाँ लिमिट हम रखेंगे 0 to π/4। हमने समाकलन निकाल दिया है। अब समाकलन की एक बार थी और यहाँ पे थीटा होगा, समाकलन की एक बार अपन लिमिट रखें, यह मिलेगा हमें π/4 tan π/4 प्लस log cos π/4 और उसके बाद लोअर लिमिट यदि हम रखते हैं थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो यह पूरा थीटा हो जाएगा, इसकी जगह पे 0 रखेंगे तो log cos 0 मिलेगा। cos 0 का मान कितना होता है, पहले का मान 0 का 0 का मान 1 होता है, लागे का मान 0 हो जाएगा तो उधर का मान पूरा 0 हो जाएगा। यह आ जाएगा 2 tan π/4 का मान 1, यह हो जाएगा π/4 और cos π/4 का मान होता है cos π/4 का मान 1/करणी में √2, यह हो जाएगा log 1/√2 प्लस एक कांस्टेंट, यह हो जाएगा π/2 प्लस 2 log 1 माइनस log √2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि π/2 प्लस इसका मान 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस 2 log √2 प्लस एक कांस्टेंट c। यह दिए गए समाकलन का हमने निश्चित समाकलन का मान
दिया है। प्यारे बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 1/x - 1 √x² - 2x। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि यह अपरिमेय टाइप का फलन है। इसमें p का मान एक घातीय है, q का मान द्विघाती है। इसको हल करने के लिए, समाकलन का मान निकालने के लिए हमने p को 1/t से सब्स्टिट्यूट किया था। तो हम मान लेंगे कि माना x - 1 बराबर 1/t, तो t बराबर होगा 1/x - 1। यहाँ से हम dx का मान निकाल सकते हैं -1/t² dt। यह सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ करें। यदि यह सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं तो देखें कि हमारा मान कितना आता है। 1/, इसकी जगह पर हमने रखा 1/t, √x की जगह पर हमने रखा 1/t + 1 का 1/t + 1 का होल स्क्वायर -2 1/t + 1 और dx की जगह पे -1/t² dt हमने पुट कर दिया। यह t ऊपर चला जाएगा। t √, इसको हल करेंगे 1/t² + 1 + 2/t -2/t -2 -1/t² dt। यहाँ जो लघुत्तम लेंगे t², ये खत्म हो जाएंगे, दोनों एक जैसे पद हैं। t² हमने लघुत्तम लिया तो अंडर से बाहर होगा, t वो ऊपर जाएगा तो इसको t² बना देगा, तो t² खत्म होगा, ये माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ बस केवल बचा dt/अंडर। अब इसको देख लेते हैं। 1/t² - 1 को यदि हल करें तो 1 - t², जिसका समाकलन होता है sin इनवर्स t + एक कांस्टेंट c। अब t को हम x के पदों में लिख देते हैं, मिल जाता है sin इनवर्स 1/x - 1 + c, और इस पर हम लिमिट लगाएंगे 2 to 3। एक बार हमने 3 रखा, यह मान मिलेगा sin इनवर्स 3 में से क्या 2, यह 1/2 माइनस sin इनवर्स, यदि हम 2 रखें एक बार तो 2 में से 1 क्या, तो यह 1/1 अर्थात 1, और sin इनवर्स 1 का मान होता है π/2, और sin 1/2 कितना अंश का मान होता है, sin 30 अंश का मान होता है। 30 अंश को हम रेडियन में π/6 लिखते हैं, 90 अंश को हम रेडियन में π/2 लिखते हैं। इसको यदि हम हल कर दें, यह 6 हो गया, यह हो जाएगा π - 3π अर्थात -2π, अर्थात एक माइनस यहाँ था, यह यहाँ आएगा। यहाँ पर यदि हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं माइनस को, यह पूरा हमारा प्लस में आ जाएगा, और तब उत्तर हमें मिल जाएगा π/3। तो हमने सब्स्टिट्यूशन द्वारा इसका मान निकाला है, लेकिन इस बार हमने लिमिट्स को न बदल करके अंत में हमने चर को मूल चर में बदल करके इस लिमिट का मान रख करके निश्चित समाकलन का मान हमने निकाल दिया। आइए बच्चों, हम लोग एक मॉड का क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैसे उसका हम लिमिट निकालते हैं। मॉड मापांक में होता यह है कि जो भी चीज होती है जब मापांक से बाहर ऑपरेट होता है तो हमेशा पॉजिटिव होकर के निकलती है। जो इंटरवल दिया हुआ है -1 से 2, -1 से 2 को यदि हम इंटरवल को देखें, -1 के बाद 0 होगा, 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा। यह 3 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है। एक -1
दूसरा 0 से 1 तक और तीसरा 1 से 2 तक। फलन का जो नेचर है वह अल्टरनेट होता है। यदि किसी इंटरवल में उसका मान पॉजिटिव है तो जहाँ पर उसकी प्रकृति बदल रही है उसके बाद वाले में इसकी प्रकृति पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, अल्टरनेट क्रम से चलता रहता है। यदि हम -1 से 0 के बीच में किसी भी एक या 1 से 2 के ही बीच में हमने किसी एक वैल्यू ले ली, x का मान हमने ले लिया, तो यह जो x का मान है जब हम इसको हल करें कि यह 0 से 1 के बीच में हमने सपोज करिए कि 1/2 हमने 2 ले लिया और 1/2 को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 का होल क्यूब 1/8 होगा। 1/8 में से 1/2 जब जाएगा तो अंदर निगेटिव मिलेगा, अर्थात x³ माइनस x का मान इस इंटरवल में निगेटिव मिल रहा है तो इसके पहले पॉजिटिव मिलेगा और इसके बाद भी पॉजिटिव मिलेगा। अर्थात हमने कहा ना यह अल्टरनेट क्रम से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव होता जाएगा। तो हमने दिए गए क्वेश्चन के इंटरवल को 3 इंटरवलों में तोड़ लिया। तब हमारा क्वेश्चन कैसे बदल जाएगा, कुछ इस तरह -1 से 0 mod x³ माइनस x dx प्लस 0 से 1 mod x³ माइनस x dx और प्लस तीसरा है 1 से 2 mod x³ माइनस x dx। अब चिन्ह की बात जो हमने बताई है, क्योंकि इसका मान इस इंटरवल में पॉजिटिव है तो मापांक हम हटा सकते हैं। कोई मापांक की डिफिनेशन ही होती है x यदि x का मान पॉजिटिव है और -x यदि x का मान नेगेटिव है, ये मापांक फलन है। इसका मान -1 के 0 के बीच में पॉजिटिव आ गया तो हम यहाँ से मान हटा सकते हैं। -1 से 0 x³ माइनस x dx प्लस इस इंटरवल में इसका मान नेगेटिव आ रहा है, जब मापांक हटाएंगे तो एक माइनस का गुणा हो जाएगा। 0 to 1 माइनस में x³ माइनस x dx प्लस फ्रॉम 1 to 2 x³ माइनस x dx। इसका समाकलन हम निकालते हैं। x³ का समाकलन होगा x⁴/4 माइनस x²/2 लिमिट -1 से 0 रखें। इसका यदि मान निकालें x का x²/2 माइनस x⁴/4 लिमिट 0 से 1 लिखें और तीसरा x⁴/4 माइनस x² फ्रॉम 1 to 2। इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट यहाँ रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। एक बार लोअर लिमिट रखेंगे माइनस के साथ, यहाँ रखें 1/4 माइनस 1/2, -1 रखेंगे तो ये प्लस हो गया 1/4 माइनस 1/2, 1/4 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पर रखेंगे पॉजिटिव 1/2 माइनस 1/4 आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 आएगा और लोअर लिमिट में इसका मान 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हम x का मान 2 रखेंगे तो 2/4 का मतलब हो गया 16, 16 में 4 को भाग देंगे तो 4 माइनस 2 का वर्ग, 4 में 2 को भाग देंगे तो 2। और यदि हम लोअर लिमिट रखें तो 1/4 प्लस 1/2 का प्लस एक कांस्टेंट भी है c। तो इसी को बस सिंप्लीफाई कर देना है। 1/4 में से 1/2 जाएगा तो माइनस 1/4 बचेगा जो इसके साथ जुड़ करके प्लस में 1/4 हो गया। प्लस में 1/4 ये भी है, अर्थात ये दोनों हल करके 1/2 हो जाएंगे। 1/2 अब इसको हल कर लें, यह 2 है।
1/2 में से 1/4 गया तो प्लस 1/4 बचेगा, तो 2 प्लस 1/4 अर्थात यह हो जाएगा 2 प्लस 1/4 अर्थात यह हो जाएगा 2 प्लस 3/4। 1/2 और 1/4 मिलके यह 3/4 हो जाएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 3/4 जो दिए गए समाकलन का मान है। बच्चों, प्यारे बच्चों, एक हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, इसका मान हम निकालते हैं, इसका समाकलन हम निकालते हैं 0 से 3 के बीच में। फ्रॉम, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है कि जो इंटरवल है 0 से 1, इसके बीच में 0 हमारा मिलेगा, 1 से 2 के बीच में 1 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिलती है, और 2 से 3 के बीच में 2 हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिलेगा। जो इंटरवल है 0 से 3, उसमें हमने देख लिया कि इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1, और इस इंटरवल के बीच में इस x का मान होगा 2। हम इसको तोड़ दें, 0 to 1 x dx प्लस 1 to 2 x dx प्लस 2 to 3 x dx। हमने बताया 0 से 1 के बीच में इसका मान कितना होगा, 0 होगा, अर्थात 0 के 1 के बीच में 0 dx प्लस 1 से 2 के बीच में इसका मान 1 होगा, 1 dx प्लस 2 से 3 के बीच में इसका मान 2 होगा, तो 2 dx। इसका मान खत्म। ये देखिए 1 1 का होता है x, x 1 2 2 प्लस 2x अर्थात 2x 2 2 3। इसको हल कर देना है बस। x जब 2 रखेंगे, एक पर माइनस के साथ 1 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 या तो हो जाएगा 8 प्लस 2 गुणे 1 अर्थात इसका मान हो जाएगा टोटल 3। अतः हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x का मान फ्रॉम 0 to 3 के बीच के इंटरवल में इसका निश्चित समाकलन का मान होता है 3। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने समाकलन के अंतर्गत निश्चित समाकलन को पढ़ा। निश्चित समाकलन के क्वेश्चन हल करने के तरीकों में आज हमने देखा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम कैसे निकालते हैं, उसके तरीकों को देखा, प्रतिस्थापन की विधियों को हमने सीखा, उस पर आधारित हमने कुछ सांख्यिक प्रश्नों को भी हल किया है। अब आपकी बारी है। आपको हमने 3-4 क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप हल कर लीजिए। जो ही हल करेंगे आपको लगेगा कि प्रतिस्थापन विधि से निश्चित समाकलन ज्ञात करना तो बहुत ही आसान है। पहला हमने दिया हुआ है x sin x cos x का समाकलन x के सापेक्ष फ्रॉम 0 to π/2 निकाल देना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम 0 to 1 x √ 1 - x² अपन 1 + x² का x के सापेक्ष समाकलन निकालना है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है जिसकी हमने लिमिट ली है -1 से 1 तक, और जो हमारा समाकलन है वह dx अपन x² + 2x + 5 है। और जो हमने चौथा क्वेश्चन आपको दिया है वह है फ्रॉम 0 to π/4 sin x + cos x अपन 9 + 16 sin 2x। बच्चों, यदि हम प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन को ज्ञात करना सीख गए, इस तरीके से हम समाकलन को ज्ञात करना सीख चुके हैं, तो आगे वाले क्लास में हम लोग निश्चित समाकलन के गुणों का अध्ययन करेंगे, जिसके आधार पे क्वेश्चन हल करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। धन्यवाद।